Hello everyone, welcome to the digital platform of Bhavyam classes. Today we will discuss the syllabus of CUET PG. हम PG का जो CUET एग्जामिनेशन होगा उसमें हम हिस्ट्री का सिलेबस आज डिस्कस करेंगे. सो बच्चों, अगर हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. ठीक है, दिस इज CUET PG हिस्ट्री. दिस इज नॉट फॉर UG स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर PG स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चों, चलिए तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. वन इज योर एंशिएंट हिस्ट्री, अनदर इज योर मिडीवल हिस्ट्री और तीसरा आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में भी और मिडीवल हिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं अर्ली मिडीवल एंड देन कम्स आवर मिडीवल. ठीक है बच्चों, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की बात करते हैं तो हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड सिलेबस में दे रखा है दैट इज फ्रॉम 1000 BCE टू 1206 AD. दिस इज द टाइम पीरियड दैट वी विल स्टडी इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री. इस एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस टाइम पीरियड की बात करेंगे जिसमें हम देखने को मिलता है, हमें स्टोन एज देखने को मिलता है, फिर हमें चैल्कोलिथिक एज देखने को मिलती है, फिर हमें वैदिक एज देखने को मिलती है, फिर हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक एज आता है उसके बाद फिर महाजनपदास, फिर फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स एंड सो ऑन टिल हर्षवर्धन. हम देखते हैं कि जो हमारा मिडीवल हिस्ट्री है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, वो एग्जिस्ट करता है. अगर हम टाइमलाइन को पढ़ने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि ये BCE और AD क्या है, आई एम श्योर आपने ग्रेजुएशन में ये चीज़ पढ़ी होगी, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं. आप इसको टाइमलाइन की तरह लीजिए. यहाँ पर है हमारी 1st सेंचुरी और हम ये मान के चलते हैं, वी अज्यूम दैट जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन 1st सेंचुरी. ठीक है, उसके बाद फिर 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी. और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो टुडे इज 21st सेंचुरी एंड द टाइम विल गो ऑन. उससे पहले 1st सेंचुरी से पहले भी टाइम रहा होगा, है ना. जो 1st सेंचुरी से पहले का टाइम है उसे हम पढ़ते हैं BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा. और जो हमारा 1st सेंचुरी के बाद का टाइम है उसे हम पढ़ते हैं कॉमन एरा और AD जिसे हम कहते हैं एना डोमिनी. ठीक है, तो ये है हमारा टाइमलाइन और इस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं. इस तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है, टाइम को डिवाइड कर रखा है और हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. चलिए बच्चों, अब आ जाती है हमारी स्टोन एज. ठीक है, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री का सिलेबस उठाएंगे तो हम उसमें देखेंगे दैट वी हैव टू स्टडी स्टोन एज. स्टोन एज को भी हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. वन इज your Paleolithic age, another one is your Mesolithic age, then comes your Neolithic age. ठीक है, ये 3 एजेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी स्टोन एज में. अब हम आ जाते हैं चैल्कोलिथिक एज. चैल्कोलिथिक एज का मतलब है कि यहाँ से आपका कॉपर जो है वो, कॉपर का जो यूज़ है वो आना शुरू हो गया था. यहाँ पे कॉपर एज अ मेटल जो है वो सबसे पहला मेटल जो यूज़ हुआ था दैट इज़ योर कॉपर. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी साइट्स लाइक हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन एसेट्रा. हम देखेंगे कि किस हिसाब से यहाँ का जो ट्रेड है वो हुआ, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ का कल्चर कैसा था. वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अब हम आएंगे उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आता है हमारा वैदिक एज. वैदिक एज का जो पीरियड है दैट इज अराउंड 1000 to 1500 BCE. फाइन,
ये है पीरियड हमारा वैदिक एज का। वैदिक एज को भी हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, फर्स्ट इज योर ऋग्वैदिक एज एंड अनदर वन इज योर लेटर वैदिक एज। ठीक है, वन इज योर ऋग्वैदिक एज, यानी कि जहां पर आपका ऋग्वेदा जो है वो लिखा गया। देन इज योर लेटर वैदिक एज, जहां पे हमारे जो 4 वेद हैं, जैसे कि आयुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए। उसके बाद हम देखते हैं, वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मतलब 16 महाजनपदास। महाजनपदास जिनकी हम बात करते हैं, वो हम देखते हैं स्टेट फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदास के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महाजनपदास, जैसे कि जो टाउन सिटीज़ जो हैं वो लोगों ने एक बहुत वेल एस्टैब्लिश सिटीज़ और टाउन्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो गए थे, जहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क ऑफ ट्रेड था, एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी, कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉस्पर कर रहा था। फिर हम देखेंगे इसी पीरियड में एक दो रिलीजन जो है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दोनों न्यू रिलीजन जो हैं वो भी निकल के आते हैं। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स, इनके बाद बारी आती है एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स, जिसमें कि हरण्याक, शिशुम, नंदा डायनेस्टी, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मौर्य पीरियड या मौर्यन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय गौतम बुद्धा एंड जैनिज्म बाय महावीरा। ठीक है, इनके तीर्थंकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वी विल स्टडी कि इन्होंने क्या सोसाइटी में चेंजेस लाए, व्हाट वाज द रीजन दैट दीज 2 डिफरेंट रिलीजन्स वर फॉर्म्ड। देन मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यन एम्पायर की जो स्थापना करी गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य वन बाय डिफीटिंग नंदा डायनेस्टी। फाइन, नंदा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये नंदा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया है मौर्यन एम्पायर। फिर जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है, मौर्यन एम्पायर का जो बहुत ग्रेट रूलर हुआ, उनका नाम था अशोका। अशोका के बारे में हम सभी ने सुना होगा। अशोका के 50 ईयर्स के बाद क्या हुआ, जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ और अलग अलग रूलर्स जो हैं वो आए, जैसे कि ग्रीक्स आए, शाकाज आए, कुशान्स आए, वेस्टर्न क्षत्रप्स आए। कुशान एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर या फिर बहुत फेमस रूलर, जिसको हम कनिष्क भी कहते हैं। और कुशान एम्पायर ने सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन है वो इशू किया इंडिया के अंदर। ये तो हो गई बच्चों नॉर्दर्न इंडिया की बात। सदर्न इंडिया में हम सतवाहनाज, इन सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आता है संगम एज। संगम एज का मतलब, संगम एज बेसिकली उस पीरियड की बात करते हैं जब यहाँ पर विजयनगर एम्पायर और भामिनी किंगडम ये सब एस्टैब्लिश हुए थे। उस टाइम को हम संगम लिटरेचर के तौर पे पढ़ते हैं। उस टाइम पे संगम यानी कि काउंसिल्स हुआ करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ मिला करते थे, देन दे यूज्ड टू राइट। फाइन, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ेंगे पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिक अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मिनिस्टर्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मींस अगर आपको एक पीरियड दे दिया जाएगा, लाइक सपोज मुगल पीरियड दे दिया या फिर आपको मॉडर्न पीरियड दे दिया या फिर आपको गुप्ता पीरियड दे दिया, देन दे विल आस्क यू कि ये जो XYZ मिनिस्टर है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो संभालता था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश होता है दैट इज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर और जो उन्हीं के थोड़े थोड़े बराबर में जो रीजनल स्टेट्स थे दैट इज वटकाज, वर्धन, ये सब जो थे वो रीजनल स्टेट्स है, यानी कि ये सब भी उतने गुप्ता एम्पायर जो थे तो बड़े ऑब्वियसली नहीं थे, बट ये सब भी बहुत बड़े बड़े किंगडम्स हुए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और गुप्तास के बारे में स्पेशली वी विल स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, क्योंकि इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गुप्ता एम्पायर खत्म होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, कदम्बास के बारे में और अगेन वी विल स्टडी द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ कम्स योर वैष्णव एंड शैव रिलीजन, जिसे हम वैष्णविज्म भी कहते हैं, शैविज्म भी कहते हैं। कुछ लोग हुए जो कि अलवर्स और नैनार्स जिसे हम बोलते हैं, कुछ लोग हुए जिन्होंने की जो कृष्ण भगवान है उनकी भक्ति शुरू करी, कुछ लोग जो हैं वो शिव जी की भक्ति में लग गए। तो ये दो तरीके के कल्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एंशिएंट इंडिया में। देन पाल्स, सेन, राष्ट्रकूटाज, इन लोगों ने कहाँ पर बेसिकली जो कन्नौज वाला जो रीजन है, यूपी वाला जो रीजन है, वो हमेशा से ही एक उसमें रहा था कि ये जो एम्पायर है वो चाहते थे, हर एम्पायर जो है वो चाहता था कि हम वहाँ तक एक्सपैंड कर जाएं और पूरे नॉर्दर्न इंडिया से ही ऑल ओवर इंडिया को हम कंट्रोल करें। देन कम्स दी अर्ली मिडीवल पीरियड। अर्ली मिडीवल पीरियड कम्स फ्रॉम 750 AD टू 1206 AD, जिसमें कि हम देखते हैं कि यहाँ पर राजपूत, प्रतिहार्स, पाल्स, ये सारे किंगडम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनके बीच में किस तरीके से ये लोग किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से इनका कल्चर था, पॉलिटी थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वो तो हो गई नॉर्दर्न इंडिया की बात। चोला एम्पायर जो है वो आता है हमारा 9th सेंचुरी में, और हम देखेंगे कि कैसे जो चोला एम्पायर है वो इतना बड़ा हुआ कि इन्होंने बेसिकली, ये कहाँ पर था, ये था कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। वहाँ से इन्होंने ओवरसीज साउथ चाइना सी में इन्होंने ट्रेड किया, किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा और इकोनॉमी रही। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा फ्यूडलिज्म आ जाता है, जैसे हम हिंदी में सामंतवाद कहते हैं, और किस तरीके से हमारी एग्रेनियन इकोनॉमी रही, इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। चोला एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है गोलगई कोंडा चोलापुरम, जो कि यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। देन हम आ जाते हैं अपने मिडीवल हिस्ट्री पर। हमने अभी तक देखा अर्ली मिडीवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मिडीवल हिस्ट्री में हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि मिडीवल हिस्ट्री में हम जानते हैं, मिडीवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हाउ कैन बी फॉरगेट मुगल्स, राइट। मुगल्स जो है वो मिडीवल हिस्ट्री का पार्ट है। उससे पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के नाम से, दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन थे, स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर आती है सैयद डायनेस्टी, एंड देन आती है लोधी डायनेस्टी। तो इन पांचों डायनेस्टी को हम देखेंगे किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अट्रैक्टिव जो चीज़ थी, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जो है वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, जिसमें कि जो मुगल रूलर्स हैं वो क्या करते थे, दे यूज टू गिव द लैंड टू देयर ऑफिशियल्स, और फिर उस हिसाब से उनको हॉर्सेज एंड कैवेलरी एंड इन्फेंट्री ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी, और किस तरीके से वो मेंटेन करेंगे उस हिसाब से उनकी रैंक हुआ करती थी। तो इक्ता सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है मुगल पीरियड का, और इसको हम डिटेल में समझेंगे जब भी हम इसको पढ़ेंगे तब अपनी क्लास में। देन विजयनगर एंड भामिनी किंगडम, आई टोल्ड यू, ये जो है यहाँ पर संगम एज की बात जब हम करते तो इट कम्स इसी टाइम में। विजयनगर किंगडम और भामिनी किंगडम, ये भी कर्नाटका वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये किंगडम्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली जो तुंगभद्रा दोआब है, तुंगभद्रा दोआब रीजन के आसपास जो भामिनी किंगडम है और जो विजयनगर किंगडम है, इन दोनों के बीच में हमेशा से लड़ाई, या फिर आप कह सकते हो हमेशा से डिस्प्यूट रहा, और उस एरिया में इन्होंने रूल किया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहरि बुक्का, आपने सुना होगा। ये जो दो ब्रदर्स थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्लस यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत फेमस है विजयनगर एम्पायर एंड भामिनी किंगडम का। फिर हमें देखने को मिलते हैं भक्ति सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट से हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिलाज, अलग अलग सिलसिलाज हुए, उसके बारे में हम जानेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर जो है वो इंडिया में मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बाबर के साथ आते ही एक बहुत ही बड़ा रीन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है मुगल एम्परर्स का
फ्रॉम अराउंड 1500 से लेकर वो कम से कम औरंगजेब तक तो उन्होंने प्रॉपरली रूल किया। एंड द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर सेकंड जो है वो लास्ट रूलर हुए मुगल एम्पायर के। किस तरीके से मुगल एम्पायर ने एक्सपेंशन किया, इसमें बच्चा आएगा आपका एक्सपेंशन की पॉलिसीज प्लस वॉर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, जो वॉर्स हैं वो आपके आएंगी और कितने वॉर्स के साथ उन्होंने कौन कौन सा एरिया ये कॉन्कर करते चले गए। औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो मुगल किंगडम का या मुगल एम्पायर का था, और वो उन्होंने किस तरीके से, जैसे जो औरंगजेब है उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया था, यानी कि वो एक्सपेंशन करते जा रहे थे। फिर उसके बाद रीज़न ये भी आता है कि औरंगजेब जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से जो मुगल डायनेस्टी है वो डिक्लाइन होती है। सोर डायनेस्टी, जिसके बहुत फेमस रूलर हैं जिनका नाम है शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। शेर शाह सूरी जो हैं वो इस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। सोर डायनेस्टी ने लगभग इनके पीरियड में इन्होंने 40 से 50 साल रूल किया था। जब तक ये रूल कर रहे थे तब तक हुमायूं जो है, हुमायूं की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर रूल कर सके। फिर जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, मुगल एम्पायर रूल में मुगल एम्परर्स जो है वो रूल ही कर रहे थे, तब आ जाते हैं हमारे ब्रिटिशर्स। इनके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हो जाते हैं। फिर स्पेसिफिकली 1757 बैटल ऑफ प्लासी के साथ वो अपना जो रूल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इंडिया में, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा, हम पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा के बारे में, हम पढ़ेंगे सुमित सरकार के बारे में, हम पढ़ेंगे रोमिला थापड़ के बारे में, हम पढ़ेंगे आरसी दत्त के बारे में, और फिर हम देखेंगे थ्योरी ऑफ, ये कहते जिन्होंने बुक लिखी है द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, उनका नाम है आरसी दत्त, एंड जिन्होंने लिखे द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, उनके बारे में पढ़ेंगे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम राइट नाउ। देन हम पढ़ेंगे कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इन सारे हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया, क्या उसके क्या ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में चेंजेस हुए, हिस्ट्री मतलब इंडिया की हिस्ट्री जो है कैसे चेंज हुई, कल्चर कैसे चेंज हुआ, सोसाइटी कैसे चेंज हुई, सोसाइटी में कौन कौन से नॉर्म्स चेंज हुए, क्या क्या मूवमेंट्स हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन सारे हिस्टोरियंस के माध्यम से जानेंगे। कोलोनियलिज्म इन इंडिया का मतलब हो गया, कोलोनियलिज्म यानी कि इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए बहुत सारे रूलर्स आए, जिसमें से पोर्चुगीज थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे। Portuguese were the first one to come to India and they were the last one to leave India in 1961 में उन्होंने इंडिया का जो गोवा है वो उनके जो तीन तालुकास उन्होंने कैप्चर कर रखे थे, उन्होंने 1961 के अराउंड उसको छोड़ा था, और they were the last one to leave India, right? So इनके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंच आए, डच आए, दानिश आए, देन आते हैं हमारे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और जैसे फ्रेंच के टाइम में जब व्हेन द फ्रेंच केम, जो हमारे 7 कार्नेटिक वॉर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस कोलोनियलिज्म इन इंडिया के बारे में, इस टॉपिक में, ठीक है। ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से एक्ट, कौन कौन सी वॉर्स के साथ की वजह से इन्होंने एक्सपैंड किया इंडिया में, इन सारे वॉर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि सती प्रथा थी, है ना, यहाँ पर गर्ल एजुकेशन नहीं थी,
यहाँ पर विडो री मैरिज नहीं था, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे चीज़ों में रिफॉर्म्स हुए। तो किस तरीके से कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट होता है आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वील स्टडी अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द एक्ट्स, इसमें पहले से ही मेंशन है कि हम सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट, सेटलमेंट्स कौन से, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी या फिर रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट। इन तीनों सेटलमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल, किस तरीके से शुगर मिल, किस तरीके से टी प्लांटेशन, किस तरीके से उन्होंने जूट मिल, ये सारे मिल्स उन्होंने इस्टेब्लिश करे और कौन कौन से रूल्स थे जो कि, कौन कौन से एक्ट थे जो कि उन्होंने इंडस्ट्री में लेकर आए। नेक्स्ट इज योर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, ठीक है। आर्य समाज हुआ, ब्रह्मो समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ये सारे समाज के बारे में, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ, शुद्धि आंदोलन हुआ, ये सारे जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट रिफॉर्म्स में। देन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक। we'll study specifically from 1857 to क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट तक हम नेशनल मूवमेंट जो है वो पढ़ेंगे। मास मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स में 3-4 मूवमेंट आ जाते हैं, दैट इज योर 1857 वाला मूवमेंट, देन योर 1920 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन योर 1920 में योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, then in your 1930s we study about the civil disobedience movement, salt satyagraha, on all those movements we will study about that. Indian National Congress Summit 1885 में INC का फॉर्मेशन होने के बाद INC ने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और किस तरीके से मूवमेंट जो है वो कंडक्ट करवाए और किस तरीके से मास मोबिलाइजेशन जो है वो लोगों का हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधीयन मूवमेंट में मास मोबिलाइजेशन के बारे में, और गांधी ने जैसे ही वो आए, जैसे बरदौली सत्याग्रह हुआ और अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे सत्याग्रह के बारे में। फिर गांधी मूवमेंट में हम पढ़ेंगे 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, वो सब हम पढ़ेंगे गांधीयन मूवमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा 19 का एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1935 का एक्ट एक्सेट्रा, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हमारे मूवमेंट आ जाएंगे, सारे मूवमेंट आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा आपका ट्राइबल मूवमेंट, आपका आ जाएगा ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट हो गया आपका, ट्राइबल मूवमेंट हो गया आपका, पीजेंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारा आपका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का तो पार्ट है ही। यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन एंड रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, बाकी सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसके बाद क्या चेंजेस आए इंडिया में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड विद दिस वी एंड आवर सिलेबस और सिलेबस डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड काइंडली ज्वाइन द भव्यम क्लासेस फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।